हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जहां पर हम 4F एंड 5F सीरीज की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स कहें या फिर आप कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से ही इन्हें निकाला गया, तो इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करें, इसके अंदर दो सीरीज हमारे पास होती है। एक होती है आपकी लैंथेनॉइड सीरीज और दूसरी होती है एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनाइड भी लिख सकते हैं आप इसे। लैंथेनाइड सीरीज को Ln से डिनोट किया जाता है, एक्टिनाइड सीरीज को An से डिनोट करेंगे। ये बेसिकली आपकी 4F सीरीज है, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में आ सकता है आपको। तो 4F 1 से 14 और d ऑर्बिटल होता है इसमें 0 से 1 और देन 6s 2। ऐसे ही यहाँ पर 5F सीरीज है, तो 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, माइनस नहीं है। 5d की जगह यहाँ 6d आ जाएगा 0 से 1 और यहाँ आ जाएगा 7s2। तो यहाँ पे 4F 5s 6, तो ये 6 रिप्रेजेंट करता है कि ये 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं और ये 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं, राइट। ये होते हैं हमारे इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये एटॉमिक नंबर 57 से कहाँ तक आते हैं? आपके 71 तक आते हैं। और ऐसे ही दूसरा हमारे पास होता है 89 से 103 तक, तो ये आपके पास मिलते हैं। अब इसमें क्या करना है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आपके पेपर में लिखा हो सकता है 58 से 71 और दूसरा लिखा हो सकता है 90 से 103। ये आंसर ज्यादा बेहतर है। यानी कि यहाँ पे ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो एटॉमिक नंबर 57 है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो तो लैंथेनम होता है La। ऐसे ही यहाँ पर 89 एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो तो एक्टिनियम होता है। ये दोनों ही क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है इसका? 58 से, जिसका नाम होता है सीरियम। यहाँ पे आप लिख लेंगे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो होता है आपका सीरियम, एटॉमिक नंबर 58। और यहाँ पे होता है थोरियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 90 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो या तो ऑप्शन में ये होगा या ये होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये लगा दोगे आंसर, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, पहला सवाल तो बेसिक यहाँ से यही है कि इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन से आपको सवाल मिल रहा हो। तो अब कुछ ट्रिक हम लोग लिखेंगे जहां पर हम लैंथेनाइड सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाले हैं। तो मैं ट्रिक बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट आता है यहाँ पर लैंथेनम को छोड़ने के बाद Ce, एटॉमिक नंबर 58। तो साइकिल पर नंदू PM से मिलने यूं गया, ठीक है। उसके बाद तब डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो, ठीक है। ट्रिक मैंने बोल दी है, वीडियो पीछे करके आप लिख सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइकिल पर नंदू PM से मिलने यूं गया, तब डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो। तो पहला एलिमेंट है आपका ये सीरियम। इस तरीके से एटॉमिक नंबर यहाँ पे चलते रहेंगे। ठीक, तो पहला एलिमेंट अगर आप ले यहाँ पे, मतलब जहां से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैंथेनम है, तो लैंथेनम में F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 5d1 और ये 6s2। तो देखो इलेक्ट्रॉन F में है ही नहीं, तो F ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ से हो गया? उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है वहां पे आता है आपका 4f1 5d1 6s2, ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा 4f3 5d अब 0 हो जाएगा, ठीक है, 6s2। इसको कंफर्म यही लिखना है आपने आंसर। कहीं पर 4f2 लिखा है तो उसको स्किप कर देना, 4f1 करके लिखना, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक JD ली से मैं आप लोगों को इसका रेफरेंस दे रहा हूं। तो 4f4 5d0 6s2, ऐसे यहाँ पे आप लिखेंगे 4f5 5d0 6s2।
फिर समारियम में आ जाएंगे 4f6 5d0 6s2। फिर यूरोपियम में आ जाएंगे 4f7 5d0 और 6s2। तो EU आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाफ फील्ड आ गया है। उसके बाद अगेन हाफ फील्ड रहेगा स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, डी में चले जाएगा। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, गैडोलियम और EU। फिर यहाँ आ जाते हैं 4f7 हो गया, एक तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 9 आएंगे तो 4f9 फिल होगा सीधे सीधे, डी में फिर से 0 d0 6s2। उसके बाद 4f8 5d0 6s2। फिर ऐसे ही चलेगा 4f9 के बाद तो 10 आएगा ना, 10 फिर 11 5d0 6s2। फिर सवाल कैसे आते हैं अभी समझाते हैं। 12 5d0 6s2। फिर ऐसे ही आपके पास 4f13 5d0 6s2। अब 13 के बाद 14 आ गया, 4f14 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया 5d0 6s2। अभी भी स्टेबल ही रहना चाहेगा, वैसे भी 15 तो हो नहीं सकते, 14 रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में आ जाएगा। तो इसलिए लास्ट के दो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले वाले ज़्यादा हैं, यूरोपियम और गैडोलियम। ये पूछे गए कई एग्जाम्स में। तो सवाल किस किस तरीके से, पहला सवाल जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, पहला सवाल होगा आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, दूसरा सवाल पूछा गया है लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा सवाल ये भी पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो वहां पे आपको लेंथेनम भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपने क्रॉस करना है कि लेंथेनम तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। चौथा सवाल, आपको दिया जाए कोई एटॉमिक नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 103 नहीं, मैंने कहा 90, मान लीजिए 74। अब मैंने कहा 74 जो है वो एटॉमिक नंबर आपका, बताइए कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक, राइट। तो आप देखेंगे यार हमें तो याद है 57 से 71 तो यहाँ आ जाता है, और दूसरे वाले में कितने से स्टार्ट है, 90 से है, ठीक है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। जैसे इसके लिए मैं दे देता हूँ आपको 68 दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने पूछा कहाँ का एलिमेंट है, तो आप कहोगे 57 से 71 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ का एलिमेंट है आपका, 4f सीरीज का, ठीक है। तो वो ऐसा एग्जांपल दे रहे होंगे जो यहाँ से आंसर निकल रहा होगा, ठीक है। पूरे 118 एलिमेंट याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई बात समझ में। तो एलिमेंट पूछ ले, कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, या तो EU का कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा या फिर गैडोलियम का। गैडोलियम का कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो गैडोलियम का आप ध्यान रखें। और डायरेक्ट किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, जब हमें ट्रिक याद होगी, ठीक है। तो हम लगाएंगे साइकिल पर नंदू PM से मिल नहीं हुआ है, इस तरीके से, तो F2 3 4 5 ऐसे। और मेनली तो आप प्रायोरिटी रखें, जब तक बहुत सारी चीजें आप ना पढ़ लें तब तक बिल्कुल परफेक्शन नहीं लाना है इसमें ज्यादा। किनको याद रखो, EU और GD को, बस ये कॉन्फ़िगरेशन याद रख लो। पहला वाला लेंथेनम, पहला एलिमेंट कौन है, सीरियम है, क्लियर हो गया। तो ये बातें हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब बात करते हैं लैंथेनाइड सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो सभी एलिमेंट दिखाना पसंद करते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है +3। सारे ही एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करते हैं। तो एक बहुत कॉमन नोटेशन रहता है कि Ln को +3 करके दिखाया जाता है। फिर भी कुछ एलिमेंट हैं जो किसमें स्टेबल होते हैं, +2 और +4, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और भी कई रीजन होते हैं। +2 में आपको याद रखना है समारियम +2, EU +2, ठीक है, ये दो याद रख लो, काफी हैं। +4 में याद रखो सीरियम +4, और YB भी आता है इसमें, ठीक है। YB ऊपर तो नहीं आता, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। PR है, सॉरी, इसमें PR और TB, ये दो कर लो, ठीक है। तो ये आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, लेकिन फिर भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, तो ये सब +3 में जाना चाहेंगे। अगर ये +3 में जाना चाहेगा तो इसे एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, तो ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो एजेंट कैसा होगा,
रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई बात समझ में? जो +2 वाले हैं वो कैसे एजेंट होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, और का रिडक्शन करेंगे, अपना ऑक्सीडेशन करेंगे, तभी तो +2 से +3 में जाएंगे। ये +4 से +3 में आना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये अपना रिडक्शन करेंगे और किसी और का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो कैसे एजेंट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्लियर हुआ? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इनके कंपाउंड्स फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे लेंथेनाइट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो इनके बीच में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? Ln2O3, ये ऑक्साइड हो गया। ऐसे ही Ln की ऑक्सीडेशन, पूरे लेंथेनाइट्स के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। जो हेलोजेंस होते हैं Cl नेगेटिव होता है 1, यानी कि इसको क्रॉस करो तो क्या बनेगा? LnCl3। वैसे ही Ln और OH के बीच में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये भी 3, और ये क्या होता है? OH नेगेटिव 1 होता है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? LnOH का होल थ्राइस, राइट। Ln के साथ नाइट्रोजन का फॉर्मूला बनाओ, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव होता है, Ln3 पॉजिटिव है, तो 3 चला गया, तो क्या बचेगा? खाली Ln, तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड, मतलब नाइट्राइड बोलते हैं इसे। समझ में आई बात? तो ये कहानी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हम, जैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन चैप्टर्स में हमेशा से ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसी के थ्रू प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो देखिए अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने पहले F में इलेक्ट्रॉन 1 लिखा है और D में 1 है, 6s2। धीरे धीरे आप देख रहे हैं F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो मैं इसका ड्रॉ बनाता हूँ। 1 2 3 4, फोर्थ में तो आपका आ गया 4f, 5 में आ गया आपका 5d, और 6th शेल में कौन आ गया? 6s2। इस तरीके से होगा। ये 4th शेल है, 5th शेल है और ये 6th शेल। तो जो साइज डिसाइड होता है वो लास्ट वाले शेल से डिसाइड होता है कि न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब अभी यहाँ पे 4f1 है, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7, धीरे धीरे f में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो यहां पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, न्यूक्लियस के आगे से लोग ज्यादा आ रहे हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन पावर भी बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को और पावर से खींचेगा, और बीच में एक स्क्रीन भी आती जा रही है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर कुछ लाइट, कोई लाइट डाल रहा है तुम्हारे ऊपर, तुमने आगे से एक पर्दा लगाया, हल्का सा स्क्रीन लगाई, उसने लाइट और बढ़ा दी, तुमने एक स्क्रीन और लगाई, उसने लाइट और बढ़ाई, तो स्क्रीन भी लगाई जा रही है, लाइट को आने से रोका भी जा रहा है और लाइट और बढ़ाई भी जा रही है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले के लिए बढ़ रहा है, जिस वजह से साइज क्या होना चाहिए? कम। और स्क्रीन लगाने से क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन कम होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए? फिर बढ़ना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो होता क्या है, ये स्क्रीन बहुत खराब है। मान लीजिए आप क्या करो कि बहुत तेज धूप, जैसे जैसे धूप बढ़ रही है, तुम एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले रहे हो और उसे लगा रहे हो, कह रहे हो देखो हमने तो बहुत बड़ा प्लास्टिक लगाया हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि प्लास्टिक अगर आपने बिल्कुल थिन लगाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट है एकदम, तो ऐसा लगेगा कि कुछ किया ही नहीं है तुमने, उसके लगाने या लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन न्यूक्लियस को लगा, यार स्क्रीन लग रही है आगे से, मैं और अपनी अट्रैक्शन बढ़ा देता हूँ, तो इसका अट्रैक्शन तो बढ़ गया लेकिन इसकी शील्डिंग नहीं बढ़ी, शील्डिंग बहुत बेकार, जिस वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हुआ और साइज क्या होने लगे? डिक्रीज। तो बस वन लाइन में स्टेटमेंट क्या है? एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ZEFF बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यानी कि अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ड्यू टू वेरी वेरी पुअर शील्डिंग, यानी कि अट्रैक्शन को रोकने वाली पावर बहुत खराब है, किसकी? 4f की। तो वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन साइज डिक्रीजेस। अट्रैक्शन बढ़ा,
शील्डिंग बहुत खराब है, तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील हो रहा है लास्ट वालों को, तो उन्हें खींच लिया जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसी वजह से क्या क्या हो जाता है, पहला ZR और HF का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है यहाँ, ठीक है, वहां पे मैंने बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिरकोनियम और हॉफनियम का अगर आपसे पूछें कि इनका साइज क्यों सेम होता है, ये दूसरा तरीका, इनको सेपरेट करना मुश्किल क्यों होता है, ये तीसरी मेथड, क्या इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम क्यों होती है, तो सबका आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा 3D से 4D में जाने पर, यानी कि पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, बढ़ा, लेकिन 4D से 5D में जाने पर साइज क्या हो गया, फिर से सेम हो गया। वहां पे भी यही होता है, 4D से 5D में जब आते हो तो बीच में ये चीजें सारी आ जाती हैं, 4F14 वहां आ चुका होता है, जिस वजह से साइज में ज्यादा चेंजेस अगेन नहीं आते। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज है जो बुक्स में आपके लिखा हुआ है, मतलब सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है कि क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। तो क्या है सवाल पहला, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कौन से ऑर्बिटल से होता है, तो वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, उससे क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज होते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। फिर जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेपरेट करना डिफिकल्ट क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख ही ली है, साइज का फैक्टर देख लिया है, और उसकी वजह से क्या क्या चीजें कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमने देख लिए हैं। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि जैसे आपने ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही थे, तो ये इनमें क्या प्रॉब्लम है, तो दो रीजन है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होती है, इनकी लेस होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। अब ये मैं सोच रहा अभी जो सर आपने कहा साइज डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे का मतलब ये थोड़ी है कि डी ब्लॉक से बड़े हैं इनके साइज, ठीक है, छोटे हैं, तो साइज इनके लार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। और दूसरा नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, ये तो सिर्फ +3 दिखाते हैं। तो ये दो रीजन है जिस वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अच्छी नहीं करते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद कलर की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड क्यों होते थे, वो होते थे DD ट्रांजिशन। ये किस वजह से होते हैं, FF ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन F से F में जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर्ड, नहीं होंगे तो कलरलेस, तो कलर के लिए भी हमें यही देखना होता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख लो एक, इसके लिए आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्मूला याद करके लेके जाना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वहां फॉर्मूला क्या होता था, वहां फॉर्मूला था √NN+2, ठीक है। यहां पे क्या होता है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाते हैं, G√J+1, क्योंकि होता क्या है कि जब हम पहले वाले जो फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन होते हैं, जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड कैसे घूम रही है, सन के अराउंड गोल गोल घूम रही है, और दूसरा ऐसे घूमते हुए जा रही है ना, ऐसे, है ना। तो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेशन हो रहा है और इसके चारों ओर भी घूम रहे हो, यानी कि तुम किसी के अराउंड में घूम रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं घूम रहे हो, ऐसे ऐसे गोल 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 करके घूम रहे हो, ठीक है, ज्यादा तो नहीं घूम गए, ठीक। तो इस तरीके से आपने रोटेशन करना है। तो यहाँ पर दो तरह के रोटेशन होते हैं, एक अपनी एक्सिस के अराउंड और एक जिसके अराउंड घूम रहे हैं, दो स्पिन होता है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाता है। सवाल क्या होगा सर सवाल बताइए सीधे सीधे। तो अगर आपसे पूछा जाए, दोनों ऑप्शंस में होंगे, ये भी होगा ऑप्शन में एक, ठीक है, SS+2 स्पिन है। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि लेंथेनॉइड एलिमेंट्स या F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो आप लगाएंगे आंसर ये वाला, ठीक है। इनको कैलकुलेट करना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो बहुत आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इनकी बेसिक कैरेक्टर की। बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो बेस यानी कि OH के साथ रिएक्शन। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात की है कि नीचे की तरफ जाने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है। तो La के नीचे आए C, फिर Pr, फिर ND, इस तरीके से। तो LaOH बड़ा है साइज में, COH थोड़ा छोटा हो गया, PrOH थोड़ा और छोटा हो गया, NdOH क्या हो जाएगा और छोटा।
अब आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, फिर ऊपर वाले की। तो सबसे इजीली OH को कौन डोनेट कर सकता है, ये। तो ये ज्यादा बेसिक है। तो नीचे की तरफ बेसिक कैरेक्टर क्या है आपका, क्या हो जाता है, डिक्रीज, एसिडिक बढ़ जाएगा। ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड वीक होने लग जाएगा। तो नीचे वाले हाइड्रोजन डोनेट करना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू OH। तो बेसिक कैरेक्टर डाउन टू ग्रुप क्या होता है इनका, डिक्रीज होता है, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। उसके बाद और क्या बचता है इसमें, सॉलिबिलिटी में तो वैसे कुछ है नहीं, क्लोराइड, सल्फेट्स एंड सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड सॉल्युबल होते हैं। चलो ये तो कुछ काम करनी है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। खाली हेडिंग से याद रखनी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, नहीं भी पढ़ोगे उन्हें तो चल जाएगा। तो फिर मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में सबसे पहला हमारे पास आता है जैसे रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, लिखूं क्या हेडिंग, चलो लिख देता हूं, रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन तो सुना है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं सुना। डिस्टिलेशन मतलब गैस में पहुंचाना, क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड में पहुंचाना। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे लैंथेनाइड्स एलिमेंट है उनके सॉल्ट बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, वो बहुत अच्छे क्रिस्टल बनते हैं। उन क्रिस्टल में खास बात क्या होती है, पानी में उनकी सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है, कोई थोड़ा ज्यादा घुलता है, कोई कम। तो इस सॉलिबिलिटी के बेसिस पे इनको क्या करना होता है, हमें सेपरेट करना होता है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, बस एक लाइन में इसको कैसे छोटा करके लिखा है आपको, बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी लिख लो, मैं बोल देता हूँ यार, ठीक है। बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ देयर सॉल्ट्स इन वाटर विच इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। तो किस पे बेस्ड है, पहली मेथड सॉलिबिलिटी, BILI, तो ये सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरी मेथड लिख लो, दूसरी मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। BSc वगैरह में पढ़ाए जाते थे, अब क्या करें, तुम्हारा सिलेबस ही ऐसा बना के दिया है कि BSc के हर सेमेस्टर या ईयर वाले जो भी मानना चाहो, उनका सिलेबस बस कॉपी पेस्ट कर दिया तुम्हारे उसमें। जिन टॉपिक्स को BSc में तो मार्क्स के लिए पढ़ते थे ना, इन मेथड्स को बड़ी बड़ी, ठीक है। अब मेरे लिए भी कई बार तो टॉपिक ऐसे छांटना मुश्किल हो जा रहा है उसमें से कि यार तुम लोगों को उसमें से मैं बड़े बड़े टॉपिक दे दिए उन्होंने लिख के, कभी मैं छोटी चीज बता दूं उसमें से कि काम की भाई यही है, तो फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कई बार आप लोगों को कि इतना बड़ा टॉपिक है, 4-6 लाइन के टॉपिक दिए हुए हैं, आपने तो सर कहा 2 ही चीजें याद कर लो बस, इसमें से आधा पेज भी नहीं लग रहा है, करना पड़ेगा ना, ठीक है। BSc के टॉपिक होते थे वो। तो दूसरा मैं आप लोगों को बता रहा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में लिख लो डिफरेंस इन पार्टीशन कोफिशिएंट, डिफरेंस इन पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आपको पता है H2O में चार्ज सेपरेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। और यही आप बात करें बेंजीन के अंदर C6H6, वो तो कैसा होता है, नॉन पोलर, वहां तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। तो मैं आपसे कहूँ NaCl लो और पानी में डालो, NaCl लो और यहाँ डालो, किसमें ज्यादा डिजोल्व होगा इसमें, तो पार्टीशन कोफिशिएंट किसका ज्यादा है, इसका। तो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्ट को डालकर भी डिफरेंशिएट किया जाता है। ऐसे ही है क्या है, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। तीसरा है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, देखो जो कम सॉल्युबल होते हैं वो जल्दी PPT बना देते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट जल्दी बन जाता है, वो ज्यादा देर नहीं लगाते, जैसे ही मिले और एकदम नीचे सेटल डाउन हुआ है। तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन की बात करें तो लास्ट वाला एलिजियम ल्यूटेटियम होता है, जैसे इसका हाइड्रोक्साइड अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, एक प्रेसिपिटेशन एजेंट उसमें मिलाते हैं। जैसे आपके पास कोई सॉल्ट है लैंथोनाइड्स के, काफी सारे लैंथोनाइड्स है, उसमें तुमने NaOH डाला, तो रिएक्शन सब करेंगे NaOH से, लेकिन सबसे जल्दी PPT कौन बना देगा, LuOH, यानी कि जो सबसे पहला PPT बना, हटा लिया उसको, तो कौन होगा, ल्यूटेटियम। उसके बाद जो बनेगा इस तरीके से अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ PPT। फिर होता है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आप लोग जानते हैं सीरियम +4 में स्टेबल होता है, तो पहले आपके पास जो लैंथेनाइड के सॉल्ट थे सब +3 में थे,
आपने उसमें एल्कलाइन KMnO4 मिलाया, एल्कलाइन KMnO4, तो एल्कलाइन KMnO4 जो है वो जल्दी से रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्योंकि एल्कलाइन KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सीरियम +3 से जल्दी से किसमें चला जाएगा, +4 में, क्योंकि ऐसा करना अच्छा चाहता है, कर सकता है, ऐसा मौका मिले तो इसे, तो इससे सीरियम +4 को अलग किया जा सकता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है इसमें, EU के लिए लिख लो, EU बाई जिंक अमलगम, EU, तो EU भी +3 में प्रेजेंट है, वो +2 में जाना चाहता है, मतलब अपना रिडक्शन करना चाहता है, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज में ध्यान रख सकते हैं। बाकी एक मेथड और होती है, उसे आयन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन बाय विच फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड इन एक्सचेंज बाय सिमिलर चेंज। ठीक है, इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड में होता है कि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को अलग कर देते हैं। जैसे आपके किसी कंपाउंड में लेंथेनाइड +3 है, तो लेंथेनाइड +3 को रिप्लेस कर दिया तुमने, मान लीजिए Mg2 पॉजिटिव से, किसी एक पॉजिटिव की जगह किसी दूसरे पॉजिटिव को वहां पर कंपाउंड के साथ जोड़ दिया जाता है, तो भी इन्हें अलग किया जा सकता है। अब लास्ट हमारे पास आता है एक्टोनाइट्स के बारे में। बहुत छोटा सा है, बस 5 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या टाइम तो तुम्हें दिख ही रहा होगा वीडियोज़ में कितना बचा है। तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में मैं आपसे कहूँगा कि इसके कॉन्फ़िगरेशन भी मत याद करो। कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 103 तक याद है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रखो बस, ये क्या होता है, 4F सीरीज होती है। तो यहाँ पे 6D0 से 1 और ये हो जाएगा 7S2। ठीक है, उसके बाद सारे ही एलिमेंट्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, और उसके बाद पहले एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैंने बता दिया था आपको, थोरियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसी वजह से इनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेंथेनाइट्स। चौथी बात आती है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बस वहां पे मैंने कहा था ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 5F की वजह से होगी शील्डिंग। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बात है। तो बस ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो इस चैप्टर में यही चीजें हैं। प्रायोरिटीज आप सेट करें कि पहले क्या पढ़ना है। तो प्रायोरिटीज में है पहले इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हैं, एलिमेंट पहचानने आ जाए तुम्हें, फिर एक्टिनाइट और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इनमें डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।